नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल भीष्म अकादमी में स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आज हम हिंदी व्याकरण में काव्य दोष और काव्य गुणों के प्रश्नों को लेकर आए हैं और इन दोनों टॉपिक के सभी प्रश्नों को देखेंगे, जो कि ये सभी प्रीवियस ईयर प्रश्नों की श्रृंखला है और इन प्रश्नों को हम व्याख्या सहित विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो यदि सेशन पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को मिल सके। और दोस्तों, यदि हमारे सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिखाई देगा, उसमें क्लिक करके हमारे सभी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए इन दोनों टॉपिक के प्रश्नों को पढ़ते हैं। तो शुरुआत करते हैं काव्य गुण से संबंधित प्रश्नों को। तो चलिए देखते हैं काव्य गुण। काव्य गुण प्रश्न है, निम्नलिखित में से माधुर्य गुण का उदाहरण नहीं है। तो इनमें से माधुर्य गुण का उदाहरण, विनती सुन लो हे भगवान, हम सब बालक हैं नादान, ये माधुर्य गुण का उदाहरण नहीं है। इसका उत्तर विकल्प ए सही है। और चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। उपर्युक्त सभी विकल्पों में से ए अर्थात विनती सुन लो हे भगवान, हम सब बालक हैं नादान, काव्य पंक्ति में माधुर्य गुण नहीं है, अपितु इसमें प्रसाद गुण है। शेष सभी काव्य पंक्तियों में माधुर्य गुण है। चलिए इसकी काव्य गुण के बारे में देखते हैं। काव्य गुण के तीन भेद हैं, माधुर्य गुण और ओज गुण और प्रसाद गुण। तो चलिए माधुर्य गुण के बारे में देखते हैं। इसमें सभी वर्गाक्षर यानी कि वर्ग के अक्षर टा वर्ग को छोड़कर अर्थात का वर्ग, चा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग होते हैं। और दूसरा, इसमें प्रायः संयुक्ताक्षर का अभाव होता है। और तीसरा, इसमें प्रायः समास का भी अभाव होता है। चलिए अब देखते हैं ओज गुण के बारे में। ओज गुण, इसमें टा वर्ग की व्यंजना होती है। माधुर्य में टा वर्ग को छोड़कर यानी कि का वर्ग, चा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। और ओज गुण में टा वर्ग की व्यंजना होती है। और दूसरा, रेप का अधिक प्रयोग होता है। अब प्रसाद गुण के बारे में देखते हैं। प्रसाद गुण, इसमें सरल सहज शब्दावली का प्रयोग होता है, जो सभी रसों में उपयोगी होता है। काव्य गुण आप देख चुके हैं। काव्य गुण तीन प्रकार के होते हैं, माधुर्य गुण, ओज गुण, प्रसाद गुण, और उनके बारे में डिटेल से पढ़ भी चुके हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गुण का संबंध किस सिद्धांत से है? तो गुण का संबंध रीति सिद्धांत से है। रीति सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य वामन है। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं। इसका उत्तर विकल्प बी सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। गुण का संबंध आचार्य वामन द्वारा प्रतिपादित रीति सिद्धांत से है। इन्होंने गुण और अलंकार का भेद करते हुए कहा है कि काव्य शोभा या कर्तारो धर्मा गुणा, ये आचार्य वामन का द्वारा कहा गया, काव्य शोभा या कर्तारो धर्मा गुणा। और रीति वामन के बारे में दिया गया, रीति संप्रदाय के प्रतिष्ठापक हैं वामन, आचार्य वामन। और इनका कथन है, रीतिरात्मा काव्यस्य विशिष्ट पद रचना रीतिरात्मा काव्यस्य विशिष्ट पद रचना रीति, ये आचार्य वामन का कथन है। और इनकी रचना काव्य अलंकार सूत्र। और अगला है, 8वीं शताब्दी में रीति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले आचार्य हैं आचार्य वामन। और आचार्य वामन ने पांचाली रीति की उद्भावना किया है तथा रीति त्रय वैदर्भी गौंडी पांचाली का प्रतिपादन आचार्य वामन ने किया। अगला प्रश्न है 65। काव्य गुणों के संबंध में जो कथन सही नहीं है उसे छांटिए। काव्य गुणों के संबंध में जो कथन सही नहीं है उसे छांटना है। तो इनमें से काव्य शास्त्र में काव्य गुणों का विवेचन नहीं मिलता, ये कथन सही नहीं। तो इसका उत्तर विकल्प सी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। काव्य शास्त्र में काव्य गुणों एवं काव्य दोषों दोनों का विवेचन मिलता है, अतः विकल्प सी कथन सही नहीं, शेष कथन सही है। और चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, आचार्य भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या कितनी बताई है? तो आचार्य भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या 10 बताई है, विकल्प सी सही है। और ये पीजीटी परीक्षा 2004 में आया हुआ, इसमें सभी प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं। और इनको देखिए, आपको इनसे लाभ जरूर मिलेगा, क्योंकि हम इन प्रश्नों को केवल प्रश्न और उत्तर ही नहीं पढ़ रहे हैं, इनकी व्याख्या सहित डिटेल से पढ़ रहे हैं। और दोस्तों, यदि सेशन पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है। इसका उत्तर विकल्प सी सही है। इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। काव्य सौंदर्य की वृद्धि करने वाले और उसमें अनिवार्य रूप से नित्य विद्यमान रहने वाले धर्म को गुण कहते हैं। ये गुण की परिभाषा और गुण की अवधारणा भरत मुनि के समय से ही मान्य है। और भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या 10 मानी है। वे इस प्रकार हैं। काव्य गुण: पहला श्लेष, प्रसाद, समता, समाधि, माधुर्य, ओज, सौकुमार और अर्थ, व्यक्ति, उदारता, कांति। ये सभी भरत मुनि के अनुसार काव्य गुणों की संख्या 10 है। तो ये सभी काव्य गुण है। अगला प्रश्न है अगला, इनमें से किस आचार्य ने काव्य गुणों की संख्या 10 मानी है? तो भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या 10 मानी है। और इनके अलावा देव और भिखारी दास ने भी काव्य गुणों की संख्या 10 मानी है। और आनंद वर्धन ने काव्य गुणों की संख्या 3 मानी है, जिनमें से माधुर्य, प्रसाद, ओज, ये 3 आनंद वर्धन ने मानी है। और देव, भिखारी और भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या 10 मानी है। तो यहाँ पर भरत मुनि है, विकल्प डी सही है। और अगला प्रश्न है, आचार्य भरत के अनुसार काव्य गुण होते हैं तो 10 होते हैं। इससे पहले भी देख चुके हैं। इसका उत्तर विकल्प बी सही है। अगला है, आचार्य भरत मुनि ने गुणों की संख्या कितनी मानी है? तो 10 मानी है। दोस्तों, ये प्रश्न लगातार आ रहा पीजीटी परीक्षा 2005 में और फिर जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2012 में आया हुआ है। तो इसका उत्तर विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है 70, भरत मुनि ने गुणों की संख्या, वही प्रश्न है, 10 माना है, लेकिन ये पीजीटी परीक्षा 2013 में आया हुआ प्रश्न है। इसका उत्तर विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है 71, आचार्य मम्मट ने काव्य गुण कितने माने हैं? तो आचार्य मम्मट ने काव्य गुण 3 माने हैं। 3, विकल्प बी सही है। आचार्य मम्मट ने काव्य गुण 3 माने हैं। इसका उत्तर विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। और उन तीनों में माधुर्य, ओज, प्रसाद ये माने हैं। तो 3 माधुर्य, ओज, प्रसाद गुण, ये 3 मम्मट ने काव्य गुण माने हैं। इनके अलावा आनंद वर्धन ने इन्हीं तीनों को माना है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है 72, आचार्य वामन के अनुसार काव्य गुण कितने गुण हैं? काव्य के कितने गुण हैं? तो आचार्य वामन के अनुसार इनमें से, इसका उत्तर विकल्प सी सही है। विकल्प सी सही, 20 है। और अगला प्रश्न है अगला, सही युग्म चिन्हित कीजिए। तो सही युग्म है वैदर्भी और माधुर्य, विकल्प ये सही है। और चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। वैदर्भी रीत के संबंध में आचार्य विश्वनाथ का कथन है, माधुर्य व्यंजक वाण्य रचना ललितात्मक का आवृत्ति रल्य वृत्तीय वैदर्भी रीति रिष्यते। तो अर्थात माधुर्य व्यंजक वर्णों से युक्त समास रहित पद रचना को वैदर्भी रीत कहते हैं। यह रीत श्रृंगार करुण अधिक अनुकूल होती है और इसका प्रयोग विदर्भ देश के कवियों ने अधिक किया है और इसी से इसका नाम वैदर्भी रीत पड़ा है। इसका एक अन्य नाम है ललिता भी है। मम्मट ने इसे उपनागरिका कहा है। प्रश्न 74, जब द्रास वटालिक टाइगर हिल की सीमा लगी गरजने, जब शहादत लेने हिमगिरी की चट्टानें लगी गरजने, तब जाग उठे ये शेर बब्बर पौरुष हुंकार उठा था, मातृभूमि की बलिवेदी पर लहू पुकार उठा था। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों में कौन सा काव्य गुण व्यंजित हो रहा है? तो आप समझ ही चुके होंगे। ये ओज गुण से संबंधित है, विकल्प बी सही है। और वीर रस से संबंधित है, विकल्प बी सही है। ओज गुण इसमें है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। काव्य पंक्तियों में ओज गुण है। ओज गुण वह गुण है जिसमें चित्त में स्फूर्ति आ जाए, मन में तेज उत्पन्न हो जाए। ओज गुण से युक्त रस के आस्वादन से चित्त दीप्त हो उठता है, उसमें आवेग उत्पन्न हो जाता है। ओज गुण का क्रमशः वीर रस से विभत्स में और विभत्स से रौद्र में अधिक रहता है। जहाँ दीप्त वर्णों, संयुक्त वर्णों, रा के संयुक्त और टा, ठा, डा, ढा की अधिकता हो, समास आधिक्य हो और कठोर वर्णों की रचना हो, वहाँ ओज गुण होता है। अगला प्रश्न है काव्य का वह गुण
जो चित्र में तेज और स्फूर्ति का संचार करता है वो कौन सा गुण कहलाता है? तो अभी देख ही चुके हैं इससे पहले, ओज गुण कहलाता है। इसका उत्तर विकल्प ए सही है। और अगला प्रश्न है 76, वीर रस प्रधान रचना में कौन सा गुण होता है? तो वीर रस प्रधान रचना में ओज गुण होता है, विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है चिक चिक करहीं मरकट भालू छल बल करहीं जेहि छल छी जहीं पंक्ति में काव्य गुण है। तो इस पंक्ति में ओज गुण है क्योंकि इसमें वीर रस से संबंधित है। इसका उत्तर विकल्प बी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। उपरयुक्त पंक्ति में ओज गुण है। इस पंक्ति में द्वितीय वर्ण तथा संयुक्त वर्ण रा का प्रयोग किया गया है, इसलिए ओज गुण है। अगला प्रश्न है माधुर्य गुण की किस रस में स्थिति होती है? तो माधुर्य गुण में श्रृंगार और करुण रस पाया जाता है। तो और वीर रस में ओज गुण पाया जाता है और भक्ति रस में प्रसाद गुण पाया जाता है। और श्रृंगार और करुण में माधुर्य गुण की स्थिति होती है। तो इसका उत्तर विकल्प बी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। माधुर्य गुण की श्रृंगार करुण रस में स्थिति होती है और प्रसाद, माधुर्य और ओज काव्य के 3 गुण माने जाते हैं। रसों में इनकी अवस्थिति इस प्रकार होती है। प्रसाद गुण में लगभग सभी रस होते हैं, अधिकतर शांत रस होता है। और माधुर्य गुण में श्रृंगार और करुण रस में होता है। और ओज गुण में वीर और रौद्र रस पाया जाता है। अगला है मैं जो नया ग्रंथ विलोकता हूँ भाता मुझे सो नव मित्र सा है, देखूँ उसे मैं नित बार बार, मानो मिला मित्र मुझे पुराना। तो इस पंक्ति में कौन सा गुण है? तो चलिए देखते हैं, इसके विकल्पों को देखते हैं। इसमें माधुर्य गुण है, विकल्प सी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। उपर्युक्त काव्यांश में माधुर्य गुण प्रयुक्त हुआ है। माधुर्य गुण की परिभाषा कुलपति मिश्र ने इस प्रकार दी है। द्रवय चित्त जाके सुनत, द्रवय चित्त जाके सुनत अति आनंद प्रधान, शु है मधुरता रसुन क्रम प्रथम सरस की यान। ये कुलपति मिश्र ने इस प्रकार की परिभाषा दी है। और इसकी व्याख्या है चित्त को पिघलाने वाला जो आनंद प्रधान गुण है उसको माधुर्य गुण कहते हैं। यह संयोग श्रृंगार, करुण, विप्रलम और शांत में क्रमशः बढ़ता जाता है। और मधुर रचना की आवश्यकताएं इस प्रकार बतलाई गई हैं। टा वर्ग से भिन्न वर्ण आदि में अपने वर्णों के अंतिम वर्णों यानी कि पंचमाक्षर अंगा या ना मा से युक्त होने पर, जैसे मंच, कंच, पुंज, लुंज, चंपक आदि इत्यादि माधुर्य के व्यंजक होते हैं। और अगला प्रश्न है 80, कंकन किंकिन नुपुर धुनि सुनी कहत लखन सन राम हृदय गुण में कौन सा काव्य गुण है? तो इसमें काव्य गुण माधुर्य है, विकल्प ए सही है। और ये NVS नवोदय विद्यालय प्रवक्ता परीक्षा 2014 में आया हुआ प्रश्न है। इसका उत्तर विकल्प ए सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। जिस रचना को पढ़ते पढ़ते अंतःकरण द्रवित हो उठे वो रचना माधुर्य गुण वाली होती है। वह गुण संयोग श्रृंगार से करुण में, करुण से वियोग में, वियोग से शांत में अधिक अनुभूत होता है। और कठोर वर्णों यानी कि टा वर्ग को छोड़कर माधुर और कोमल रचना माधुर गुण के मूल हैं। जैसे का से माँ तक के वर्ण, पंचमाक्षर या अंगा अड़ा ना मा के युक्त वर्ण, ह्रस्व रा और ड़ा आदि। उपर्युक्त पंक्तियों में घुंघरू की आवाज़ सुनकर श्री राम के मन में अनुराग पैदा होता है, इसलिए ये माधुर गुण है। अगला प्रश्न है नीरख सखिए खंजन आए फेरे उन मेरे रंजन ने, नयन इधर मन भाए। इन पंक्तियों में कौन सा गुण है? तो इन पंक्तियों में भी माधुर्य गुण है, विकल्प बी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। टा ठा डा यानी कि टा वर्ग को छोड़कर का से माँ तक के वर्ण या पंचमाक्षर से युक्त वर्ण, ह्रस्व रा और णा, समास का अभाव या अल्प समास के पद और कोमल मधुर रचना माधुर गुण के मूल है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित पंक्तियों में से कौन सा काव्य गुण है? तो चलिए देखते हैं। नील परिधान बीच सुकुमार, खिल रहा मृदुल अध खुला अंग,
खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ वन बीच गुलाबी रंग। ये पंक्ति जयशंकर प्रसाद के कामायनी से ली गई है और इसमें काव्य गुण है, माधुर्य गुण है, विकल्प ए सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रस्तुत पंक्तियाँ जयशंकर प्रसाद की रचना कामायनी से ली गई, इसमें माधुर्य गुण है। लगभग पूरे रचना में प्रसाद जी ने माधुर्य गुण का प्रयोग किया है। अगला प्रश्न है, पंक्ति दी हुई है, बिंदु में थी तुम सिंधु अनंत, बिंदु में थी तुम सिंधु अनंत, एक सुर में समस्त संगीत, एक कलिका में अखिल वसंत, धरा पर थी तुम स्वयं पुनीत। ये पंत जी की रचना से ली गई पंक्ति है। तो इसमें पूछा गया, इस उद्धरण में काव्य गुण पूछा गया है, तो इसमें काव्य गुण है, प्रसाद गुण है, विकल्प बी सही है, विकल्प बी सही। ये जीआईसी प्रवक्ता 2015 में आया हुआ प्रश्न है, इसका उत्तर विकल्प बी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रस्तुत पंक्ति पंत जी के काव्य कृति पल्लव से ली गई है, पल्लव से। उपर्युक्त उद्धरण में प्रसाद काव्य गुण है। जिस प्रकार सूखे ईंधन में अग्नि के समान अथवा स्वच्छ धुले हुए वस्त्र में जल के समान जो रचना पाठक के चित्त में सहसा व्याप्त हो जाती है, वह प्रसाद गुण युक्त कहलाती है। तो ये प्रसाद गुण की परिभाषा। अगला प्रश्न है 84 देखते हैं। हिमाद्र तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्जला स्वतंत्रता पुकारती। प्रस्तुत पंक्तियों में काव्य का कौन सा गुण मौजूद है? तो इसमें ये भी जयशंकर प्रसाद की पंक्ति है और जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि हैं, तो इसमें काव्य गुण मौजूद है, इसमें काव्य गुण ओज मौजूद है, विकल्प बी सही है, विकल्प बी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या इसकी देखते हैं। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्जला स्वतंत्रता पुकारती। यह काव्य पंक्ति छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित ओज गुण से पूर्ण कविता है। ओज गुण का शाब्दिक अर्थ है तेज, प्रताप, दीप्त, आवेग। वस्तुतः जिस काव्य को पढ़ने या सुनने से मन में उत्साह, साहस या वीरता का भाव उत्पन्न हो, उसमें ओज गुण होता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। काव्य गुण के प्रतिष्ठापक आचार्य वामन है, जो कि आचार्य वामन रीति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। तो इन्होंने 3 गुण माना है, माधुर्य, ओज और प्रसाद। तो माधुर्य गुण से संबंधित पंक्ति वरदे वीणा वादनी वरदे, और ओज गुण में मुझे तोड़ लेना वनमाली, ये माखनलाल चतुर्वेदी की रचना पुष्प की अभिलाषा से ली गई है। तो ये ओज गुण से संबंधित है। और प्रसाद गुण शीश पगाना झगा तन, तो ये प्रसाद गुण से संबंधित पंक्ति है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मित्रों, हमने इससे पहले काव्य गुणों से संबंधित प्रश्न देख चुके हैं। अब इसके बाद हम काव्य दोष से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। पंक्ति दी हुई है, 85 नंबर प्रश्न है। सब को जानत तुम्हें सारे जगत जहान, इस वाक्य में कौन सा काव्य दोष है? तो इस वाक्य में पुनरुक्ति काव्य दोष है, क्योंकि यहाँ पर जगत और जहान दोहराव हुआ है, तो इसलिए इसमें पुनरुक्ति काव्य दोष है। तो इसका उत्तर विकल्प बी सही है। और चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। सब को जानत तुम्हें सारे जगत जहान वाक्य में पुनरुक्ति दोष है, क्योंकि इसमें जगत व जहान दोनों शब्दों का प्रयोग एक ही अर्थ में किया गया है। वस्तुतः पुनरुक्ति दोष तब होता है जब एक बार कही हुई बात को फिर कहा जाता है, तो वहाँ पुनरुक्ति दोष होता है। अगला प्रश्न है 86 नंबर। भामा के अनुसार काव्य में कितने दोष होते हैं? तो भामा के अनुसार दोस्तों इसमें दिए गए सभी विकल्प गलत हैं, क्योंकि भामा ने काव्य दोष 3 प्रकार के को मिलाकर कुल 26 दोष माने हैं। तो चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं सीधा। भामा ने 3 प्रकार के काव्य दोष माने हैं। सामान्य दोष 11 हैं, वाणी दोष 4 हैं, अन्य दोष 11 हैं। इस प्रकार भामा ने 3 प्रकार, इन सभी तीनों से संबंधित मिलाकर कुल 26 काव्य दोष माना। सर्वप्रथम भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में 17वें नाट्यशास्त्र के 17वें अध्याय में 10 काव्य दोषों का उल्लेख किया गया है, और वामन ने दोष को शब्दगत एवं अर्थगत मानते हुए इनके 4 भेद किए हैं, जिनमें से पद दोष, पदार्थ दोष, वाक्य दोष, वाक्यार्थ दोष
और मम्मट ने काव्य प्रकाश में 3 प्रकार के काव्य दोष माने हैं, जिनमें से शब्द दोष, अर्थ दोष, रस दोष। ये इस प्रकार इस प्रश्न की व्याख्या हो गई। अगला प्रश्न है, अनुभावों और विभावों की कष्ट कल्पना किस प्रकार का दोष है? तो इसमें इसका उत्तर रस दोष है, विकल्प बी सही है। और चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। रसगत काव्य दोष स्वशब्दवाच्य और विभाव अनुभाव की कष्ट कल्पना। तीसरा, प्रतिकूल विभाव ग्रहण का। चौथा, रस की बार बार दीप्ति। पांचवा, बिना अवसर रस का प्रतिपादन। छठवां, अंग की अति विस्तृति। सातवां, प्रकृति विपर्य। ये इस प्रश्न की व्याख्या है और इस प्रश्न का उत्तर विकल्प बी से। अगला प्रश्न है, लोक नियम की अवहेलना से कौन सा काव्य दोष होता है? तो लोक नियम की अवहेलना से काव्य दोष होता है दुष्कृमत्व। विकल्प ए सही है और इसका उत्तर विकल्प ए सही है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, 89 व्याकरण विरुद्ध प्रयोग किस दोष के अंतर्गत आते हैं? तो व्याकरण विरुद्ध प्रयोग यह च्युत संस्कारत्व दोष में आते हैं। इसका उत्तर विकल्प ए सही है और इसका उत्तर विकल्प ए सही। अगला प्रश्न है, पांडव की प्रतिमा समलेखो। पांडव की प्रतिमा समलेखो, अर्जुन भीम महामति देखो। इसमें काव्य का कौन सा दोष है? तो इसमें काव्य का दोस्तों यहाँ पर शब्द दोष, रस दोष, अर्थ दोष और विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। ये इन तीनों में से कोई नहीं, तो इसका उत्तर डी होगा, इनमें से कोई नहीं, विकल्प डी होगा। और ये एनवीएस प्रवक्ता 2014 में आया हुआ प्रश्न है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। उपर्युक्त पंक्तियाँ केशवदास की रचना रामचंद्रिका से ली गई है और वह पंचवटी का वर्णन करते हुए, केशवदास ने पंचवटी का वर्णन करते हुए उपर्युक्त पंक्तियों का उल्लेख करते हैं। इस काव्य पंक्ति में काल दोष है, क्योंकि राम कथा त्रेता युग की है, उसमें पांडव कहाँ थे? तो इसमें काल दोष है, तो इसका उत्तर विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, कंकण क्वणित रणित नुपुर थे। कंकड़ क्वणित रणित नुपुर थे, हिलते थे छाती पर हार। मुखरित था कलरव गीतों में, स्वर लय का होता अभिसार। बिछुड़े तेरे सब आलिंगन, पुलक स्पर्श का पता नहीं। मधुमय चुंबन कातरताए, आज नमक को सता रही। तो उपर्युक्त काव्य पंक्तियों में कौन सा काव्य दोष लक्षित हो रहा है? तो इसमें लक्षित हो रहा है वचन दोष, विकल्प बी सही है। और चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। जिस काव्य में सुनने पर कठोर और अप्रिय या बुरे लगें, वहाँ वचन दोष या त्रुटि कटुत्व दोष होता है। आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में दिया है, रसापकर्षका दोषा कहकर रस का अपकर्ष करने वाले तत्वों को दोष कहा है। और मुख्य रूप से काव्य दोष 3 प्रकार के होते हैं, शब्द दोष, अर्थ दोष, रस दोष। और श्रृंगार, करुण, शांत जैसे रसों के प्रसंग में कठोर वर्णों या शब्दों का प्रयोग करने पर वचन दोष होता है। उपर्युक्त पंक्तियों में यही यानी कि वचन दोष काव्य दोष है। अगला प्रश्न है, 92 काव्य दोषों के कितने प्रकार बताए गए हैं? तो काव्य दोषों के 3 प्रकार बताए गए हैं, तो इससे पहले भी देख चुके हैं। शब्द दोष, अर्थ दोष, रस दोष, ये 3 प्रकार बताए गए हैं। इसका उत्तर विकल्प बी सही। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न अगला, सब को जानत तुम्हें सारे जगत जहान। इससे पहले भी ये प्रश्न पढ़ चुके हैं। इसमें काव्य का कौन सा दोष है? तो इसमें वही पुनरुक्ति दोष है, विकल्प ए सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। पुनरुक्ति काव्य दोष, यहाँ पर जगत और जहान दोनों का प्रयोग हुआ है, जबकि दोनों का अर्थ संसार होता है। जगत का भी और जहान का भी अर्थ संसार होता है। प्रश्न है 94 तरु रिपुधर देख के विरहिणी अति अकुलाय में कौन सा काव्य दोष है? तो इसमें क्लिष्टत्व दोष है, विकल्प बी सही है। कठिनता है इसमें, विकल्प डी सही है। और इसकी व्याख्या देखते, क्लिष्ट तत्व का अर्थ है कठिनाई। अर्थ को दुरूह बनाने वाले शाब्दिक चमत्कारों के प्रयोग से यह दोष काव्य में आ जाता है। पंक्ति में तरु रिपुधर
शब्दों का प्रयोग किया गया है जिसका तात्पर्य वृक्ष का शत्रु अग्नि, अग्नि का शत्रु जल, उस जल को धारण करने वाला बादल। ऐसे प्रयोग के कारण अर्थ बोध में कठिनाई होती है, अतः यहाँ क्लिष्टत्व यानी कि कठिनाई दोष है। अगला प्रश्न है 95। सुंदर हैं विहग सुमन, सुंदर हैं विहग सुमन, सुंदर मानो तुम सबसे सुंदरतम। इस पंक्ति में कौन सा काव्य दोष है? तो इस पंक्ति में अधिक पदत्व का काव्य दोष है। विकल्प ए सही है, विकल्प ए सही है। इसमें अधिक पद दिए गए हैं विकल्प, इसलिए विकल्प ए सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। जहाँ वाक्य में अनावश्यक अर्थ का सूचक पद प्रयुक्त होता है वहाँ अधिक पदत्व दोष होता है। प्रस्तुत पंक्ति में सबसे सुंदरतम का प्रयोग हुआ है। यहाँ सबसे शब्द का प्रयोग अनावश्यक है क्योंकि सुंदरतम का अर्थ ही सबसे सुंदर होता है, तो इसलिए यह अधिक पदत्व काव्य दोष है। प्रश्न है 96। काव्य दोषों की सर्वप्रथम व्याख्या प्रस्तुत करने वाला ग्रंथ है। तो सर्वप्रथम व्याख्या प्रस्तुत करने वाला ग्रंथ है काव्य अलंकार सूत्र। ये वामन का ग्रंथ है, आचार्य वामन का, और आचार्य वामन रीति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। तो इसका उत्तर विकल्प डी सही। नाट्यशास्त्र आप सभी जानते ही होंगे, ये भरत मुनि का है। और काव्य अलंकार, ये काव्य अलंकार आचार्य भामा का है, जो कि आचार्य भामा अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। तो इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। काव्य दोषों की सर्वप्रथम वैज्ञानिक व्याख्या आचार्य वामन द्वारा रचित ग्रंथ काव्य अलंकार सूत्र में मिलती है। वस्तुतः काव्य दोषों व गुणों की चर्चा भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में भी मिलते हैं। भरत मुनि ने 10 काव्य गुण व 10 काव्य दोष माने। प्रश्न है 97। काव्य दोष का लक्षण बताने वाले आचार्य विश्वनाथ की उक्ति है। तो यह काव्य दोष का लक्षण बताने वाले आचार्य विश्वनाथ की उक्ति है। रसापर्श का दोष, ये काव्य दोष को बताता है। इसका उत्तर विकल्प भी सही है। और ये आचार्य विश्वनाथ की पंक्तियाँ हैं। और ये आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है, इसका उत्तर विकल्प भी सही। इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। काव्य दोषों के संदर्भ में रसवादी आचार्य विश्वनाथ मम्मट से प्रभावित हैं। मम्मट की भांति उनका भी मत है कि दोष वह तत्व है जो मुख्यार्थ का अपकर्ष अर्थात रस की हानि करता है। रस की हानि करता है। रसापकर्ष का दोषा, यह हानि 3 प्रकार से होती है। तो रस प्रतीत में विलंब के द्वारा, दूसरा है अवरोध के द्वारा, तीसरा रस प्रतीत में विघ्न के द्वारा यानी कि बाधा के द्वारा। तो ये रहा आज के सेशन का लास्ट प्रश्न। और दोस्तों, यदि सेशन पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और दोस्तों, यदि हमारे सभी वीडियो देखना चाहते हैं, इससे पहले हमने हिंदी साहित्य में यूथ कंपटीशन टाइम्स यानी कि यूथ की बुक है, उसमें से लगभग 13,000 प्रश्नों को हमने बाकायदे व्याख्या सहित एक एक फैक्ट पढ़कर उनमें से लगभग 120 वीडियो में सभी प्रश्नों को पढ़ चुके हैं। इसके अलावा हमने विस्तार पूर्वक हिंदी साहित्य सरस्वती गोविंद पांडे की पुस्तक है जो कि ऑथेंटिक मानी जाती है, और पुनीत कुमार राय की भी पुस्तक को, इन दोनों पुस्तकों को हमने विस्तार पूर्वक हिंदी साहित्य पढ़ चुके हैं। यदि इन सभी वीडियो को आप देखना चाहते हैं तो अभी आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिखाई देगा, उसमें क्लिक करके हमारे सभी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। अगला सेशन होगा हमारा शब्द शक्तियों से संबंधित। तो चलिए फिर मिलते हैं, शब्द शक्तियों के प्रश्नों को लेकर फिर मिलेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।